गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज हम आप सबके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का मैराथन क्लास लेके आए हैं, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीटेट के नए पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाल क्या है दोस्तों? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 से 30 तक निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त का विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को बहुत तेजी के साथ खत्म करना है दोस्तों, और प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे? तो आप किस विधि की? सहयोग प्रोजेक्ट, मानकीकृत प्रशिक्षण, या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या फिर वस्तु परक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न? तो किसमें देंगे दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें 4 टाइप के आपको सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है। कितने टाइप के दोस्तों? 4 टाइप के। कौन कौन से दोस्तों? इन चारों सिद्धांतों को वाइगोस्की ने कक्षा में लागू भी किया था। पहला क्या है दोस्तों? शिक्षण तथा विकास सामाजिक सहयोगात्मक गतिविधि। आप लोग प्लीज नोट्स बनाते चलिए, जो मैं बोल रहा हूं आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो लेव वाइगोस्की ने दोस्तों 4 सिद्धांत दिया था। कौन कौन से? शिक्षण तथा विकास सामाजिक सहयोगात्मक गतिविधि और संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, और तीसरा था दोस्तों कक्षाई गतिविधि था, और चौथा शिक्षण बाह्य वातावरण में उपस्थित हैं। ठीक है, तो बच्चे वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सहयोग प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? सहयोग प्रोजेक्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सहयोग प्रोजेक्ट। तो पहला कौन सा दोस्तों? शिक्षण तथा विकास। कौन पहला? क्या यहाँ मैं बना दे रहा हूँ दोस्तों। पहला क्या हो जाएगा? सहयोग। आप लोग प्लीज इसको नोट्स करते चलिएगा। सहयोग हो जाएगा। दूसरा संज्ञानात्मक हो जाएगा, संज्ञानात्मक। ठीक है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीसरा कक्षाई गतिविधि। तीसरा कौन सा हो जाएगा? कक्षाई कक्षाई गतिविधि। कक्षाई गतिविधि हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शिक्षण बाह्य वातावरण। शिक्षण बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, बाह्य वातावरण। ठीक है दोस्तों, शिक्षण बाह्य वातावरण। ये 4 वाइगोस्की ने दिया था। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। शिक्षण तथा विकास सामाजिक सहयोगात्मक गतिविधि होती है पहला, और दूसरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत होता है दोस्तों। ठीक है, और तीसरा कक्षाई गतिविधि होता है, चौथा शिक्षण बाह्य वातावरण। ये सहयोगात्मक है, सहयोगात्मक। ठीक है, यह दोस्तों सहयोगात्मक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? शिक्षक को आकलन के समान और मानक तरीके हों, और बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, या फिर तीसरा बच्चों से बातचीत कर उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक छात्र विशिष्ट व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ये भिन्नताएं दोस्तों शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर देखे जा सकते हैं। ये भिन्नताएं दोस्तों कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं? पहला आप लोग देख लीजिए, शारीरिक। पहला कहाँ कहाँ दोस्तों? शारीरिक। ठीक है, पहला शारीरिक, और दूसरा कहाँ पे दोस्तों? मानसिक। दूसरा मानसिक। ठीक है, मानसिक। और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? मानसिक भी होता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। भावनात्मक। ठीक है, ये तीनों पे दोस्तों सबसे असर इसमें देखे जा सकते हैं। शिक्षक को इन भिन्नताओं से निपटने के लिए बच्चों से बातचीत करते हुए उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। क्या देना चाहिए दोस्तों? उनके मतलब कि दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। प्लीज आप लोग जो चीजें समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन उद्देश्य होते हैं। क्या दोस्तों? आकलन उद्देश्य होते हैं इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या फिर विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक अवमूल्यांकन किए जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। आकलन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे दोस्तों मनुष्य या फिर मूल्यांकन तभी उद्देश्यों एवं पूर्ण सार्थक माना जाता है जब शिक्षार्थी अपने मजबूत तथा कमजोर क्षेत्रों का आकलन कर सके, इससे विद्यार्थियों तथा शिक्षकों दोनों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो विद्यार्थी क्या करता है दोस्तों? जब शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी मजबूत तथा कमजोर क्षेत्रों का आकलन कर सके। कहाँ कहाँ दोस्तों? आप लोग यहाँ देख लीजिए, मजबूत और कमजोर, मजबूत और कमजोर क्षेत्र का आकलन कर सके। ठीक है, क्षेत्र का आकलन कर सके, आकलन कर सके। ठीक है दोस्तों, मजबूत और कमजोर क्षेत्र का आकलन कर सके, इसीलिए दोस्तों इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सत्तावादी, अनुमतिपरक, या अधिनायकीय, या फिर सुविधावाद? तो क्या होती है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। इसमें क्या होता है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में किसी शिक्षक की भूमिका सुविधा दाता के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? सुविधा दाता। किसके रूप में दोस्तों? सुविधा दाता। ठीक है, सुविधा दाता के रूप में होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सुविधा दाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिकम हैं। तो क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें आप बताइए। तो दोस्तों कक्षा में बच्चे विविध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं दोस्तों। किसके किसके दोस्तों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं, आर्थिक तथा सांस्कृतिक। आप लोग देख लीजिए, आर्थिक तथा सांस्कृतिक, ठीक है, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं। किसी दोस्तों, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के ये दोस्तों छात्र होते हैं। तो यह विविधता उनके अनुभव, जैसे धारणा, विचार, उनके दृष्टिकोण आदि में भी देखे जा सकते हैं। तो इससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। एकमात्र निर्धारक होती है कि साथ संबंधित नहीं मानी जाती, यह कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ये सभी विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आप लोग कहाँ शामिल कर सकते हैं। जैसे एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता न हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है, या फिर विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या फिर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। क्या इसमें कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और यह स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं दोस्तों। या सही, क्योंकि बच्चे अपने विद्यार्थियों और साथियों में अनेक कौशल सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, सही, या फिर क्योंकि बच्चे इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देते हैं, या फिर गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनने में असमर्थ बच्चा है। क्या दोस्तों, सुनने में असमर्थ बच्चा है, तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों पहले आप लोग समझ लीजिए, सुनने में असमर्थ बच्चा, तो समावेशी कक्षा जो होते हैं दोस्तों, समावेशी कक्षा में समर्थ तथा असमर्थ विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें क्या हो दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा होती है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, समावेशी शिक्षा जो होती है दोस्तों, ठीक है, समावेशी शिक्षा जो होती है दोस्तों, उसमें समर्थ और असमर्थ जो बच्चे होते हैं, वो विद्यार्थी होते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक साथ वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। यदि उचित सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए तो नियमित विद्यालयों में से सुनने में असमर्थ विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। क्या कर सकते हो, अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विशेषता शिक्षार्थी की है। यह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा में गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह क्रम प्रेरित अनुभव करता है या फिर ऊब जाता है। वह बहुत ही तुक मिजाज होता है दोस्तों। वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना और डोलना आदि। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह क्रम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी गतिविधियाँ जो अधिक चुनौतीपूर्ण हो या फिर वे प्रतिभाशाली बच्चों के उबन बन जाती है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए उबन बन जाती है। तो ऐसी गतिविधियां उन्हें सीखने के प्रति अभिप्रेरित नहीं करती और शिक्षा द्वारा उन्हें पाठ्यक्रम से अतिरिक्त या फिर अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना दोस्तों, नहीं। ड्रिल और अभ्यास करना, नहीं। अपने विद्यार्थियों और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, नहीं। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन को संबंधित करके। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा इसमें डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, या फिर बच्चे समस्या समाधान करता है, या फिर बच्चे वैज्ञानिक समाधान करता है, फिर बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। तो इसमें बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं दोस्तों, नहीं। बच्चे समस्या और समाधान करता है दोस्तों, ये भी होगा हमारा। बच्चे वैज्ञानिक समाधान करता है दोस्तों, ये भी है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, बी, सी, डी, ऑप्शन हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, क्योंकि क्लास को बहुत तेजी के साथ खत्म करना है दोस्तों, आज मैराथन की क्लास है। ठीक है, क्या कर रहा है, विद्यार्थी संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पुराने या प्रतियों से किसी संदर्भ में बिना नए प्रतियों को अपने आप समझाना चाहिए दोस्तों, नहीं।
यह नहीं हो सकता दोस्तों। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचार में बदलना दोस्तों नहीं। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना चाहिए और उन्हें तर्क शक्ति उपयोग करने की प्रोत्साहन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखने में जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ाता हुआ देखता है। क्या है दोस्तों? एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो आप लोग बताइए, इससे क्या कौन सी विचार पता चलता है दोस्तों? तो बच्चों की स्मृति पहले से भंडारित होती है। नहीं दोस्तों, बच्चे में पंछी, क्या दोस्तों? पंछी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। किसका दोस्तों? पंछी, क्योंकि एक कौवा देखा, उसको नहीं पता कि वो कौन से नाम का है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? पंछी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। तो ऑप्शन हमारा ये भी हो जाएगा, बच्चों में अनुभव विकास बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी और सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन पे। यदि छात्र उड़ने वाले जीवों को पंछी बोल रहा है तो उसका अर्थ यह है कि उसके जानवर तथा पंछी के मध्य अंतर को समझ लिया है। ठीक है, अगर बच्चा इसको पंछी बोल रहा है दोस्तों, कौवा को पंछी बोल रहा है, तो बच्चा दोस्तों जान रहे हो जानवर और पंछी चीज़ को समझ लिया है, पंछी को समझ लिया है, समझ लिया है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ। अगर बच्चा किसको बोला? कौवे को पंछी बोल रहा है। क्या बोला दोस्तों? एक पंछी बोल रहा है, तो इसका मतलब कि जानवर और पंछी का अंतर वो दोस्तों समझ चुका है। ठीक है, और इसके साथ ही उसके द्वारा प्रयोग किए गए पंछी शब्द से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि छात्र ने अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए कुछ भाषिक उपकरणों को विकास भी कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करके प्रोत्साहित कर सके दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों जल्दी। चलो, इससे उसके मारने से पहले समाप्त कर लें दोस्तों। नहीं, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया दोस्तों। नहीं, काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी दोस्तों। नहीं, इसे करने की कोशिश करो, सीख जाओगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को, ठीक है दोस्तों, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन कैसे कर सकती है? तो कैसे कर सकती है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। उसमें चिंता और डर पैदा करके नहीं, ये हो ही नहीं सकता। प्रतियोगात्मक प्रशिक्षण से नहीं, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित उनमें निपुणता पाने, उन्हें मदद करने के लिए, और साफ दिखाई पड़ने और देकर जैसे टॉपिक दोस्तों नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। सीखने के लिए, जिससे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों सीखने के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चा क्या बने? जिज्ञासु बने और सीखने के लिए और सीखना पसंद करे। तो क्या बने दोस्तों? जिससे बच्चा क्या बने? जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभाव विद्यालय की प्रथा का है? तो निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, या फिर शारीरिक दंड, या फिर व्यक्ति सापेक्ष कक्षा, या फिर दोस्तों प्रतियोगात्मक कक्षा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्ति सापेक्ष कक्षा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्ति सापेक्ष कक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख और दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ठीक है, विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। तो दोस्तों सिर पदाभिमुख क्या है दोस्तों? सिर पदाभिमुख जो ये है, सिर पदाभिमुख। ठीक है दोस्तों, सिर पदाभिमुख विकास सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को दर्शाता है, और यह शारीरिक विकास को भी दर्शाता है दोस्तों। किसको दोस्तों? एक शारीरिक विकास को भी दर्शाता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यह शारीरिक विकास को भी दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यह शारीरिक विकास को भी दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, और विकास सर्वप्रथम सिर, फिर या फिर धड़ तथा अंत में पैर की ओर होता है। पहले दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ होता है? सिर। सर्वप्रथम विकास कहाँ होता है? सर्वप्रथम विकास, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ होता है? सिर में होता है। ठीक है, सबसे पहले सिर, फिर धड़, सिर धड़ तथा सिर, फिर धड़ तथा अंत में पैर। अंत में कब होता है दोस्तों? अंत में पैर का विकास होता है। ठीक है, पैर का विकास होता है। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, अंत में पैर का विकास होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सिर से पैर की ओर। किससे दोस्तों? सिर से पैर की ओर। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर से। तो सर्वप्रथम सिर, धड़, अंत में पैर का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रारंभिक बचपन का समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आनुवांशिकता का पर्यावरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, आनुवांशिकता और पर्यावरण।
ठीक है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिककरण के गौण वाहक हो जाते हैं? क्या दोस्तों सामाजिककरण के गौण वाहक हो जाते हैं? तो कौन 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 हो जाते हैं दोस्तों? परिवार और पास पड़ोस। कौन दोस्तों? परिवार और पास पड़ोस। ठीक है, पास पड़ोस, परिवार और पास पड़ोस रिश्तेदार। ठीक है, सामाजिककरण में प्राथमिक तथा विद्यालय में पास पड़ोस गैर वाहक माने जाते हैं। आरंभ में बालक अपने परिवार से ही भाषा तथा अन्य क्रियाएं सीखता है। ठीक है, तो कौन होते हैं दोस्तों? परिवार और पास पड़ोस और रिश्तेदार। कौन दोस्तों? रिश्तेदार भी। और दोस्तों जो बच्चा होता है अपने परिवार से ही अन्य भाषाएं सीखता है। ठीक है, तो परिवार और आस पड़ोस, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो मूल कारण क्या हो सकता है दोस्तों? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्या होगी दोस्तों? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अन्योन्य क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु को कितने सोपानों के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसके लिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये तो दोस्तों एक इसके अंतर्गत आएगा। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन दोस्तों नहीं। सामाजिक संकुचन अनुकूलन होगा दोस्तों नहीं। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, एक अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण सक्रिय की खोजबीन। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। किसके विरुद्ध जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। समायोजन और अनुकूलन के रूप में दोस्तों नहीं। समावेशी और अनुकूलन के रूप में नहीं। सामीकरण और संशोधन के रूप में नहीं। समावेशन और समायोजन। किसमें दोस्तों? समावेशन और समावेशन के रूप में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा में व्यवस्था में शिक्षिका एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। कैसी वातावरण दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। कैसी वातावरण? खोज को प्रोत्साहन देना दोस्तों नियामक है। समावेशी और हतोत्साहित करना, या फिर आवृत्ति को बढ़ावा देना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। खोज को प्रोत्साहन देना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खोज को प्रोत्साहन देना। ठीक है, जिसमें शिक्षक द्वारा ऐसे वातावरण उपलब्ध कराने चाहिए दोस्तों जो खोज को प्रोत्साहन देना। ठीक है, अगला सुनते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि क्या सुझाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हर बच्चे को प्रत्येक विषय और 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्धि को लेवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है दोस्तों नहीं। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों के रूपरेखा की तरह ग्रहण करे दोस्तों नहीं। क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती दोस्तों। जैसे बच्चा छोटा है दोस्तों, आप उसको बहुत कुछ सिखाना चाहेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा दोस्तों। क्या बच्चा नहीं सीख पाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों की रूपरेखा को ग्रहण कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। 1 मिनट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें दोस्तों ऑप्शन सी होगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी होगा। इसमें वैकल्पिक विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों एक रूपरेखा ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें क्या बोला दोस्तों? कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? इसमें जिन पियाजे के अनुसार दोस्तों 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे अकेंद्रित स्थिति की अवस्था में होते हैं। इसमें आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ दोस्तों। कितने वर्ष दोस्तों? कितने वर्ष आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। कितने दोस्तों? 3 से 5 वर्ष। ठीक दोस्तों, बच्चे 3 से 5 वर्ष की आयु में ठीक है दोस्तों, बच्चे 3 से 5 वर्ष की आयु में अकेंद्रित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अकेंद्रित स्थिति में होते हैं। किसमें तो दोस्तों 3 से 5 वर्ष की आयु में अकेंद्रित स्थिति में होते हैं। कौन दोस्तों? बच्चे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ों को अपनी समझ और अनुभव के आधार पर देखते हैं और वाइगोस्की इसे अलग रूप से देखते हैं। बच्चे के विकास के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। तो बच्चे के विकास के लिए दोस्तों इसे क्या मानते हैं? आवश्यक मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जिन पियाजे इसे अकेंद्रित क्या दोस्तों? अकेंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा में से अपनी क्रियाओं को अनियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा भी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसने वर्ष दोस्तों? 3 से 5 वर्ष। आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। 3 से 5 वर्ष की आयु में अकेंद्रित स्थिति में होते हैं बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग क्या है? जैविक सत्ता, सहज गुण, या फिर शारीरिक संरचना, या फिर सामाजिक संरचना। तो लिंग क्या है दोस्तों? सामाजिक संरचना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना हो जाएगा। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। अपनी अपनी कक्षा आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं और इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। बच्चे का बुद्धि स्तर निम्न है दोस्तों, नहीं। बच्चे ने अभी तक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि का चिंतन करने की आवश्यकता है दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें विश्वास की तरफ ले जा सकती है। किसकी तरफ तो दोस्तों, विश्वास की तरफ हमको ले जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखते हैं क्या होगा। तो आकलन वस्तुनिष्ठ है और असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, नहीं होता। बच्चों के कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों को शांत पैदा होते हैं दोस्तों, नहीं। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। यस, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं और इस संदर्भ में वह करेगी। तो क्या करेगी दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देकर कोई शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह आंतरिक रूप से प्रेरित है, जबकि अंतिम परिणाम पर ध्यान देकर इस बात को सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे बेहतर ढंग से क्या होता है दोस्तों, सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न अन्योन्य क्रिया से के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को बहुत तेजी के साथ खत्म करना है। जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्लास को बहुत तेजी के साथ खत्म करना है। अभी और कोर्स हमको सारा कंप्लीट कराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। तो 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि दोस्तों होगी, नहीं। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों को पलटकर जानने में कठिनाई। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब बच्चा कोई प्रदर्शन करता है उसमें अधिगम असक्तता वाले बच्चों की एक मुख्य विशेषता होती है। कौन से बच्चों को दोस्तों, अधिगम असक्तता। ठीक है, असक्तता वाले बच्चे की एक मुख्य क्या होती है दोस्तों, मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, मुख्य विशेषता होती है। प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो कौन करेगी दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए प्रशिक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है दोस्तों, नहीं। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, नहीं। जब संकलनात्मक परिवर्तन और विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलन किया जाता है दोस्तों, यस, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना या फिर बच्चे अपने आप क्या कर सकती है इसका आकलन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं दोस्तों, आप लोग बताइए। तो पियाजे के सिद्धांत में अनुकूलन को बड़ा महत्व दिया गया। किसका दोस्तों, अनुकूलन का बड़ा महत्व दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दिया गया है। किसका दोस्तों, अनुकूलन का बड़ा महत्व दिया गया है दोस्तों। ठीक है, प्रक्रियाओं के माध्यम और उनका विचार है कि अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, किसके माध्यम दोस्तों, अनुकूलन की प्रक्रियाओं से बच्चे सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराया गया, नहीं दोस्तों, अनुकूलन की प्रक्रिया। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अनुकूलन, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन का बड़ा महत्व दिया गया है और अनुकूलन की प्रक्रियाओं के अनुसार हमारे बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो बच्चे किसको दोस्तों जिम्मेदार ठहराए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पियाजे हैं, पियाजे का विचार था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे विचार की अनुत्क्रमणीयता के कारण याद रखने में असमर्थ होते हैं। किसके दोस्तों, अनुक्रमणीयता। ठीक है, किसके कारण दोस्तों, अनुक्रमणीयता के अनुसार।
ठीक है दोस्तों, अनुक्रमणीयता के अनुसार बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, विचार की अनुक्रमणीयता, पॉलिटनेस। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। मूल्यों और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने, क्या 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 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मूल्यों और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यार्थियों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है, कौन एक उदाहरण नहीं है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो कौन नहीं है दोस्तों। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। यस, क्या करते हैं दोस्तों, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि, कौन दोस्तों, एक वैज्ञानिक है। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, किसका दोस्तों, आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, अंतवैयक्तिक या फिर भाषा विषय। तो कौन हो सकता है दोस्तों, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के आत्मबोध हेतु अंतः व्यक्तिक कारक सर्वाधिक महत्व है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतः व्यक्तिगत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अंतः और व्यक्तिगत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इसमें कौन दोस्तों, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है दोस्तों। यस, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लास को बहुत तेजी के साथ खत्म करना है दोस्तों। बायोगैस्की तथा पियाजे के परिक्षेत्रियों में एक प्रमुख भिन्नता है। एक प्रमुख भिन्नता क्या दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, एक प्रमुख भिन्नता क्या, व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना या फिर दोस्तों क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जल्दी जल्दी बताइए। या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों का संकल्पना या फिर बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका होगी दोस्तों। नहीं, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसमें हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा और कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। एक शिक्षार्थी है और केंद्रित कक्षा और कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। ठीक है, अध्यापिका करेगी, कक्ष में अध्यापिका करेगी। तो आप लोग बताइए, तो इस प्रकार पद्धतियों का नियोजन करना, तो जिसके माध्यम से शिक्षार्थी स्वयं अधिगम हेतु पहल करने में प्रोत्साहित हो, और एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा के लिए सर्वोत्तम तकनीकी है। क्या दोस्तों, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा के लिए सर्वोत्तम तकनीकी है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार पद्धतियों को नियोजन करना था और शिक्षार्थियों को अपने समूह के अधिगम के लिए पहल करने की प्रोत्साहन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है दोस्तों। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। ठीक है, तो आप इसमें दोस्तों सबसे अधिक किससे सहमत हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लड़कियों की सेवा भेदभाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार करना दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। ठीक है, लड़कियों की सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कियों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शन करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा ये सही आंसर है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक अध्यापिका समाज से वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें ऑप्शन दिया है अन्य बच्चों, नहीं, ठीक है, या फिर वंचित वर्ग से आए बच्चे दोस्तों, नहीं, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात में रूढ़िबद्धता झलकती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुसांस्कृतिक, क्या है दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो निम्नलिखित में से किसको वो सम्मिलित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक अध्यापिका को आकलन हेतु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकलन में विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सम्मिलित होती है। क्या दोस्तों, सामाजिक, क्या क्या दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शामिल होती है। ठीक है, पृष्ठभूमि शामिल होती है, क्या क्या दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक। प्लीज़ आप लोग यहाँ नोट्स में लिख लीजिएगा, क्या क्या दोस्तों, यह सामाजिक है और यह सांस्कृतिक है, पृष्ठभूमि शामिल होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कोहबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है दोस्तों, नहीं किया है, यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कोहबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को उल्लेख किया दोस्तों, नहीं। कोहबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता और विकासात्मक, यह भी नहीं। कोहबर्ग ने अपने पुरुषों महिलाओं को नैतिक या फिर तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोगैस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत है। ठीक है दोस्तों, तो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है दोस्तों, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से क्या रह जाती है, पीछे। ठीक है दोस्तों, क्या रह जाती है दोस्तों, पीछे रह जाती है। प्लीज 1 मिनट दोस्तों।
क्या रह जाती है दोस्तों, इसमें क्या है, कौन वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, विकास प्रक्रिया, आप लोग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विकास प्रक्रिया, जो विकास प्रक्रिया होती है दोस्तों, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से, किसे दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया से क्या होती है दोस्तों, पीछे रह जाती है। अधिगम, हैंड राइटिंग थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ठीक है, पीछे रह जाती है। क्या रहती है दोस्तों, पीछे रह जाती है। यह कथन वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास अधिगम के बीच संबंध को उपयुक्त सार है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो कौन कर सकती है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। तो बच्चों को अधिगम प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए मौका देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना दोस्तों। यस, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को विविध प्रकार से समस्याओं का समाधान करने के मौका देना और तथा उनको हल करते समय सहयोग देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक या फिर प्रस्तुतीकरण बताती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। तो विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। क्या करें दोस्तों, जो उसके विचार हैं, क्या है दोस्तों, जो उसके विचार हैं, ठीक है, विचार के संगठन, क्या दोस्तों, विचार के संगठन जो है वह अपने चिंतन निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा उपयुक्त प्रतीत होता है। तो कौन सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है दोस्तों, मैं एक बात समझा दूं दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा होती है, ठीक है, समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिससे सभी को शिक्षण व्यवस्था एक साथ दी जा सके। ठीक है दोस्तों, एक साथ दी जा सके। तो इससे हमारा स्पष्ट होता है कि समाज में भिन्नताओं के प्रति विद्यालयों को संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता इस व्यवस्था का मूलाधार है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप लोग बताइए जो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो बच्चे एक शिक्षित प्लेट के समान रूप जिसका परिचय प्रवेश द्वारा किया जाता है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। तो जिसका परिचय दोस्तों बच्चों के चरित्र की प्रवेश नहीं या नहीं होगा, बच्चों के आनुवंशिक रूप से उपयुक्त प्रवृत्ति होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, एक बच्चे के व्यवहार को निर्धारित करने में प्रवेश प्रभाव, ये भी नहीं होगा। इसमें होगा दोस्तों वंशानुक्रम, जब ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वंशानुक्रम तथा विशेष अभिन्न रूप से एक दूसरे के गूथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, आप किसे अधिगम से पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होते हैं दोस्तों, नहीं। तो अधिगम एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है दोस्तों, यस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, क्या मूलाधार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी क्या है। तो समाज में भिन्नताओं और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है दोस्तों, यस, हमारा ये ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है दोस्तों कि समाज में भिन्नता और विद्यालयों को इस भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सृजनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं को आकलन और विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए क्या देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि विकास की प्रक्रिया और विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रविष्टि अंकों के साथ वह संबंध किया जा सके दोस्तों, नहीं। शिक्षण अधिगम, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को आकलन को एकमात्र निर्धारक होंगे दोस्तों, नहीं। तो विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन की योजना बनाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यार्थी और अध्यापक के साथ आकलन के लिए एक योजना बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कौन होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, यह कौन होगा। यह अवलोकन करना कि बच्चे के समूह कार्यों को साथियों के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं दोस्तों, नहीं। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और सीटेट बहुत जल्दी, जिन बच्चों का सीटेट का अभी एडमिट कार्ड नहीं डाउन हो रहा है उनका शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 या फिर शिफ्ट 4 में होगा। अभी शिफ्ट फर्स्ट वालों का ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो चीज़ें न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।